हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जीएस टेस्ट 1। हम जीएस की बात करें, जीएस में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। परंतु भारतीय संविधान की स्वतंत्रता संप्रभुता पर की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर संविधान की पवित्रता पर चोट की गई। संविधान की पवित्रता पर चोट की गई चर्चा करें। इस प्रश्न को देखो, आप ध्यान देना इस बात को। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। प्रश्न का पहला पार्ट, परंतु भारतीय संविधान की स्वतंत्रता संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पवित्रता पर चोट की गई, तो क्यों? सेकेंड पार्ट, चूंकि चर्चा करना है, डिस्कस करना है, तो हम थर्ड पैरे में आएंगे, ये बताएंगे क्या वास्तव में ये आरोप सही है। अर्थात ये प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पैरे की बात करेंगे कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आप बताओगे संविधान क्या होता है। हमेशा ध्यान दो, सबसे पहले बात करोगे संविधान। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, सरकार के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख होता है। हम ये बताएंगे फर्स्ट पहले में। हम सबसे पहले संविधान का अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि लोकतांत्रिक देश में संविधान क्यों आवश्यक है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। ये बताने के बाद हम ये बताएंगे कि लोकतांत्रिक देश में संविधान क्यों आवश्यक है। सिंपल चीजें देखा जाए, संवैधानिक सरकार, देखो आप, एक तो संवैधानिक सरकार के लिए आवश्यक है। हमेशा आप सबसे पहले संविधान का अर्थ बताओगे, और संविधान का अर्थ क्या है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य तथा सरकार के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख होता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि संवैधानिक सरकार के लिए संविधान आवश्यक होता है।
दूसरी चीज देखा जाए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी है या नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी। और तीसरी चीज देखा जाए, यह सरकार और प्रशासन का नियमन करता है। नियमन, ये तीन बातें आएंगी। ये सारी बातें एक या दो लाइन में कह देनी है। फिर आगे हम बात करेंगे। सेकेंड पैरे में जब आएंगे हम लोग, तो सेकेंड पैरे में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता। देखो आप, संविधान का निर्माण संविधान सभा हमेशा संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा द्वारा किया जाता है। क्योंकि आखिर क्यों किया जाता है? लोकतांत्रिक देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, क्योंकि संविधान सभा का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। गठन द्वारा चुने गए पूरी बात ध्यान दो। ये जो संविधान सभा है, इसका गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। पहली चीज देखो आप, इसीलिए संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। हम दूसरी चीज बात करें, लोकतांत्रिक देश में संविधान के निर्माण में जन सहमति आवश्यक है। देश में संविधान के निर्माण में जन सहमति आवश्यक है और उनकी इच्छाओं का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इच्छाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अब सोचो, यह संविधान सभा द्वारा ही संभव है। तो पहली चीज, संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा द्वारा किया जाता। क्यों किया जाता? संविधान सभा का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। दूसरी चीज, लोकतांत्रिक देश में संविधान के निर्माण में जन सहमति आवश्यक है और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। ये जो प्रतिनिधित्व है ये संविधान सभा के द्वारा ही संभव है। हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में ये बताएंगे हम लोग, हमेशा हम थर्ड पैरे में ये बताएंगे भारतीय संविधान की स्वतंत्रता संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर संविधान की पवित्रता पर चोट की गई। भारतीय संविधान सभा की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्रश्न। अब देखो आप, संविधान सभा की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। पवित्रता पर चोट की गई। क्यों लगाया गया? क्यों? कारण क्या है? तर्क किया दिया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा हमेशा सुझाए गए परामर्श पर हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए
परामर्श के आधार पर हुआ। दूसरी चीज, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कैबिनेट मिशन ने आयोजित की। थर्ड पैरा में देखो आप, संविधान सभा की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए परामर्श के आधार पर हुआ। और नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कैबिनेट मिशन ने आयोजित की थी। हम ये बातें करेंगे, सीधे करेंगे पवित्रता पर चोट कैसे पहुंची। हम चौथे पैरे की बात करेंगे। फोर्थ पैरा में भी ये बताएंगे परिणामतः संविधान सभा की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और हमेशा संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। प्रश्न चिन्ह लगा क्योंकि कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। पूरी बात ध्यान देना। यह कहा गया था क्योंकि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को आयोजित किया और पहली बैठक कैबिनेट मिशन ने आयोजित की। इससे क्या हुआ? संविधान सभा की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगा क्योंकि कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। अब सोचो, यदि कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है और कैबिनेट मिशन संविधान सभा को रेगुलेट करिए, तो इनडायरेक्ट रूप से भारतीय संविधान सभा भी ब्रिटिश संसद से रेगुलेट होगी। और यदि संविधान सभा ब्रिटिश संसद से रेगुलेट हो रही है तो वह संप्रभु कहां है? ये हम चौथे पैरे की बात करेंगे। ये बातें की, लेकिन प्रश्न उठा, चर्चा करें क्या वास्तव में ऐसा हुआ। अब हम आएंगे पांचवें पैरे में, डिस्कस करना है। हम इसके दूसरे पक्ष की बात करेंगे। परंतु संविधान सभा का विश्लेषण किया जाए तो उपरोक्त आरोप उचित नहीं है। वस्तुतः संविधान सभा संप्रभु थी। संप्रभु और स्वतंत्र थी। स्वतंत्र थी क्योंकि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि यह संविधान सभा संप्रभु और स्वतंत्र थी? अब सीधे कहेंगे क्योंकि मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान से समझो इस बात को। क्योंकि नंबर 1, हमेशा ध्यान दो, संविधान सभा को भंग करने का अधिकार कैबिनेट मिशन के पास नहीं था। संविधान सभा को भंग करने का अधिकार
कैबिनेट मिशन के पास नहीं था। नंबर 2 की बात करें, संविधान सभा का संचालन एक निर्वाचित सभापति के द्वारा होता था। का संचालन एक निर्वाचित सभापति द्वारा और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लिए गए। नंबर बी की बात करें, हम तीसरी चीज यदि बात करें, नंबर सी की हम बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान दें इस बात को, इतनी अच्छी बातें हैं। संविधान को लागू करने के लिए कैबिनेट मिशन की अनुमति नहीं ली गई। सभा द्वारा संविधान को लागू करने के लिए कैबिनेट मिशन की अनुमति नहीं ली गई। नहीं ली गई थी। तो ये 3 पॉइंट आएगा कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु थी और स्वतंत्र थी और पवित्र भी थी। क्यों? क्योंकि संविधान सभा को भंग करने का अधिकार कैबिनेट मिशन के पास नहीं था। वस्तुतः संविधान सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके स्वयं संविधान सभा को भंग कर सकती थी। नंबर बी, संविधान सभा का संचालन एक निर्वाचित सभापति के द्वारा होता था और वह संविधान सभा हमेशा और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लिए गए। सी, संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू करने के लिए कैबिनेट मिशन की अनुमति नहीं ली गई थी। इसका मतलब ये 3 बिंदुओं का उल्लेख करने के बाद हम 5वें पैरे में आएंगे, 6ठे पैरे में। देखो आप, हम 6ठे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। बेशक संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन की भूमिका थी। हमेशा ध्यान दो, बेशक संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन की भूमिका थी, परंतु संविधान सभा ने स्वतंत्र होकर भारत के लिए एक शानदार संविधान का निर्माण किया। एक शानदार संविधान का निर्माण किया। यह निष्कर्ष चलेगा, बेशक संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन की भूमिका थी, परंतु संविधान सभा ने स्वतंत्र होकर भारत के लिए एक शानदार संविधान का निर्माण किया। आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये टेस्ट नंबर 1 का टेस्ट नंबर 1 चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा अभिजात वर्ग की सभा बनकर वर्ग की बनकर
भारतीय जनमत की उपेक्षा करके जनमत की उपेक्षा करके करके लोकतंत्र का उपहास किया है। आलोचनात्मक परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस प्रश्न को देखो आप। भारतीय संविधान सभा अभिजात वर्ग की सभा बनकर एलीट क्लास की भारतीय जनमत की उपेक्षा करके लोकतंत्र का उपहास किया है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इसका मतलब यह है कि जो संविधान सभा है उसमें एलीट क्लास के लोग थे, जो एलीट क्लास के मूल्यों को रिप्रेजेंट करते थे। इस संपूर्ण भारतीय जनता के मूल्यों को या हितों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। और जब एलीट क्लास हावी हो जाता है तो लोकतंत्र का उपहास होता है। हमेशा ध्यान दो, प्रश्न यह है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब देखो आप इसका आंसर कैसे चलेगा। फर्स्ट पैरे में क्या करेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान सभा या हमेशा भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया हमेशा। तो ये स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। हमेशा स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। किंतु संविधान सभा पर यह आरोप लगा कि वह अभिजात वर्ग की सभा है। पूरी बात ध्यान दें इस बात को। हमारा फर्स्ट पैरा देखो आप, स्वतंत्रता के बाद संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। किंतु संविधान सभा पर आरोप लगा कि वह अभिजात वर्ग की सभा है। आखिर आरोप क्यों लगा, क्या रीजन है? देखो उसके पीछे पहला तो रीजन ये था कि संविधान सभा में समानता बौद्धिक और वकील थे। संविधान सभा में अधिकांश सदस्य अमीर वर्ग और बड़े बड़े वकील थे। यह आरोप लगा। नंबर 2 की बात करें, हमेशा संविधान सभा के मेंबर अभिजात वर्ग के थे, अमीर वर्ग के थे और बड़े बड़े वकील थे। यह आरोप लगा है। दूसरी चीज, संविधान सभा के गठन में हमेशा आम जनता की कोई भूमिका नहीं थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ, अर्थात आम जनता की
भूमिका नहीं थी। पूरी बात ध्यान देना। यह आरोप लगा है कि अभिजात वर्ग की सभा, क्योंकि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य अमीर वर्ग के थे और बड़े बड़े वकील थे। दूसरी बात, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ, अर्थात आम जनता की भूमिका नहीं थी। हमें यह आरोप लगा है। फिर इसने क्या किया? इससे भारतीय जनमत की अपेक्षा लोकतंत्र का उपहास हुआ। ये बात करने के बाद हम सीधे अगले पैरे में आएंगे। देखो आप, हम अगले पैरे में आएंगे, सेकेंड पैरे में। परिणाम तक भारतीय जनमत की उपेक्षा के साथ लोकतंत्र का उपहास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अभिजात वर्ग के सदस्य हमेशा अभिजात मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिजातिक वर्ग के सदस्य वर्ग के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां हमेशा जानते इस बात को, जहां आम जनता के विचार उपेक्षित हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी चीज ये कहा गया था, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जो संविधान बना उस संविधान में भी जन अधिकारों की उपेक्षा, जन कल्याण की महत्ता कम, यह कहा गया था। यह आरोप लगा है। हम थर्ड पैरे में आएंगे और क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। हम लोग हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम क्रिटिकली जब एग्जामिन करेंगे इस प्रश्न को, आलोचनात्मक थर्ड पैरा, पूरी बात ध्यान देना। क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। और जब हम आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो होगा क्या? दो बातें करेंगे, लेकिन उपरोक्त आरोप से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। केवल 3 डलवाना आज, केवल आज का 3 डलवाना, 3। लेकिन लेकिन उपरोक्त आरोप से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्यों नहीं हुआ जा सकता? हमेशा ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन उपरोक्त आरोप से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। कारण क्या है? थोड़ा सा रुक जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, दिखाओ उसको। टेस्ट 1 लेक्चर 3, लेक्चर 3 ब्रैकेट में करो, उसको ब्रैकेट में कर लो। देखो, सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि जो आरोप लगा है, रीजन क्या है? नंबर 1 की हम बात करें,
बेशक भारतीय संविधान सभा में बड़े वकील थे, लेकिन वे सब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे और सभी ने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जन कल्याण चाहते थे। हमेशा ध्यान दें इस बात को। नंबर 1 की बात करें, बेशक संविधान सभा में बड़े वकील थे, सदस्य के रूप में थे, किंतु वे सभी लोकतांत्रिक मूल्य एवं जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थे। पहली चीज देखो आप, बेशक संविधान सभा में बड़े वकील सदस्य के रूप में थे, किंतु वे सभी लोकतांत्रिक मूल्य एवं जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थे। नंबर 2 की बात करें, संविधान सभा के अधिकांश जो सदस्य है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। सभा के अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन में, हमेशा ध्यान दो, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे हमेशा, और नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध थे। भारतीयों की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध थे। हम नंबर C की बात करें, हमेशा संविधान सभा का प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा गठन संभव नहीं था। सभा का प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन संभव नहीं था, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हमेशा ध्यान दो, सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर हो रहे थे। नंबर C की बात करें, हम नंबर D की बात करें, ये 3 पॉइंट कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन संभव नहीं था, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर हो रहे थे, लोगों का जीवन असुरक्षित था। और नंबर हम D की बात करें, संविधान सभा द्वारा जिस संविधान का निर्माण हुआ, हमेशा उस संविधान का आदर्श ही लोकतांत्रिक गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता थी। उस संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता पर बल दिया गया है। ये नंबर D की बात करें। अब सोचो, जब हमारा पूरा संविधान ही लोकतांत्रिक मूल्य और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, तो ये कैसे कहा जा सकता कि संविधान सभा ने लोकतंत्र का मजाक किया है? ये सारी बातें करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे। हमेशा हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में हम इतनी बातें करेंगे,
वस्तुतः हमारी संविधान सभा लोकतांत्रिक थी। हाँ, लोकतांत्रिक हमेशा और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। बात समझ वाली बात है। एक चीज ध्यान देना इस बात को, निष्कर्ष में टेस्ट 3 नहीं है दीपक, टेस्ट 1 लेक्चर 3 है ये। हाँ, टेस्ट डिस्कशन। देखो निष्कर्ष क्या है। वस्तुतः भारतीय संविधान सभा लोकतांत्रिक होने के साथ जन कल्याण के प्रति संवेदनशील थी। आपका आंसर क्लोज। यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। संविधान सभा विविध हितों एवं विचारधाराओं के एवं के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। और अंत तक समन्वय का प्रयास करता रहा। अंत तक समन्वय का प्रयास करता रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? तर्क प्रस्तुत करें। पूरी बात ध्यान दो। ये जो संविधान सभा है विविध हितों एवं विचारधाराओं के संघर्ष का अखाड़ा बन गया और अंत तक समन्वय का प्रयास करता रहा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, अंत तक समन्वय का प्रयास करता रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। बिल्कुल, हम फर्स्ट पैरे में हम सीधे बात करेंगे। विविध हितों एवं विचारधाराओं के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। तो हम ये बातें करेंगे, संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का प्रतिनिधित्व था। विभिन्न विचारधारा, विभिन्न हित और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व था, ताकि एक ऐसा संविधान बने जिसे सभी लोग स्वीकार करें। संविधान सभा में विविध हित, विविध विचारधारा एवं विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। हमेशा संविधान सभा में विविध हित, विविध विचारधारा, विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। क्यों? ताकि
ऐसे संविधान का निर्माण हो जिसमें विविध विचारधाराओं का समन्वय हो और संविधान सभी को स्वीकार हो। हमेशा ध्यान दे इस बात को। सही है। और संविधान सभी को स्वीकार्य हो। यह हमारा फर्स्ट पैरा। संविधान सभा में विविध हित, विविध विचारधारा एवं विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था, ताकि ऐसे संविधान का निर्माण हो जिसमें विविध विचारधाराओं का समन्वय हो और संविधान सभी को स्वीकार्य हो। एक चीज ध्यान देना इस बात को, हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, सेकेंड पैरे में, तो सेकेंड पैरे में क्या होगा? परंतु संविधान सभा विभिन्न हितों, विचारधाराओं के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। सभा विभिन्न हितों एवं के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। क्यों अखाड़ा बना? हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, व्यवस्था के स्वरूप को लेकर विवाद पैदा हो गया। को लेकर व्यवस्था के स्वरूप को लेकर विवाद पैदा हो गया। जैसे नेहरू एवं अंबेडकर मजबूत केंद्र की अपेक्षा करते थे, मजबूत केंद्र चाहते थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद, हमेशा ध्यान दो, व्यवस्था के स्वरूप को लेकर विवाद पैदा हो गया। जैसे नेहरू अंबेडकर मजबूत केंद्र चाहते थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद पंचायतों को मजबूती देना चाहते थे। हमेशा तो वे केंद्रीकरण का आधार पंचायतों को मानते थे। मजबूत बनाना चाहते थे। पहली बात ध्यान दो, व्यवस्था के स्वरूप को लेकर विवाद पैदा हो गया। हमेशा ध्यान दिया जाए, कुछ लोग चाहते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और कुछ लोग चाहते थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। हमेशा ध्यान दो, समाजवाद और पूंजीवाद को लेकर विवाद पैदा हो गया। नंबर बी, नंबर बी की बात करें, समाजवादी एवं पूंजीवादी मूल्यों को लेकर विवाद पैदा हो गया। हमेशा पैदा हो गया कि समाजवाद प्राथमिक या पूंजीवाद, कि समाजवाद प्राथमिक है या पूंजीवाद। ये नंबर बी की बात करेंगे हम लोग। हम नंबर सी की बात करें। हम सी की बात करते हैं, ध्यान से सुनो इस बात को। हम नंबर सी की बात करें,
हो क्या रहा है, कैसे विवाद पैदा हुआ। हमेशा कि अल्पसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की, जिसका विरोध पटेल, राजकुमारी अमृता कौर और बेगम एजाज रसूल ने किया। कुछ लोग जैसे मौलाना आजाद, लोग जैसे मौलाना आजाद के लिए आरक्षण चाहते थे, जबकि पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बेगम एजाज रसूल ने अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया। कैसे संविधान सभा में विवाद चल रहा है और संविधान सभा कैसे विविध हितों और विचारधाराओं के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। मौलाना आजाद ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन चाहिए। इन्होंने ये कहा कि आप चुनाव कराओ समान रूप से, निर्वाचन समान रूप से हो, किंतु कुछ सीटें माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। जबकि पटेल, बेगम एजाज रसूल ने अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध किया। एक चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को, कैसे चल रहा है और कैसे विरोध चल रहा है। आरक्षण का विरोध किया, यह विचारधाराओं का कैसे संघर्ष बन गया। परंतु थर्ड पैरे में आएंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज, जब आंसर लिखेंगे तो हमेशा हम क्यों का जवाब देंगे। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। संविधान सभा इस संघर्ष को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध था। इसीलिए दो तरीके अपनाए गए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसलिए दो चीज, सहमति एवं समायोजन, बल दिया गया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सहमति और समायोजन में क्या हुआ, वाद विवाद के साथ आम सहमत से निर्णय लेने पर बल है। इसके तहत आम सहमत से निर्णय लेने पर पूरी बात ध्यान देना, सहमति एवं समायोजन पर बल दिया गया। इसके तहत आम सहमत से निर्णय लेने पर बल दिया गया। नंबर ए की बात करें, हाँ नंबर बी की बात करते हैं। देखो थर्ड पैरे में संविधान सभा इस संघर्ष को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध था, इसलिए सहमत एवं समायोजन पर बल दिया गया। पहले नंबर दो की बात करें, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को समाप्त करने के लिए, के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए बेशक पंचायतों को संविधान में महत्व दिया गया। नंबर बी, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए मजबूत केंद्र के साथ पंचायतों को संविधान में जगह दी गई।
कालांतर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मृत्यु दिया गया। कालांतर में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूर्त रूप दिया गया। नंबर बी की बात करें। अब नंबर सी देखो। आप नंबर सी की बात करें। अल्पसंख्यकों के द्वारा उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के, अल्पसंख्यकों के संबंध में उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 30 को जोड़ा गया। नंबर सी, संबंध में विवाद को समाप्त करने के लिए हमेशा अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संबंध में विवाद को समाप्त करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 30 जोड़ा गया। अच्छा, ये 30 का क्या प्रावधान है? भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्था के गठन, प्रबंधन और संचालन का अधिकार है। हमेशा क्या आप इससे सहमत हैं? पूरी बात ध्यान दो इस बात को। समन्वय का प्रयास करता रहा, यह थर्ड पैरा चलेगा, लेकिन हम चौथे पैरे की जब बात करेंगे, चौथे पैरे में बात करेंगे, परंतु स्वरूप को लेकर विवाद बना रहा। अंततः संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया हमेशा, परंतु कभी कभी अध्यक्षात्मक व्यवस्था पर भी विचार होने लगते हैं। यह आपका चौथे पैरे में आएगा। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा बेसिक संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया, परंतु कभी कभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर भी विचार होने लगते हैं। जैसे यदि सरकार अस्थिर होती है, सरकार अस्थिर होती है, तो यह कहा जाता है कि अब यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। आप ध्यान से सुनो इस बात को। अब हम आएंगे, अंत में हम आएंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे। बेसिक विवाद बना रहा, लेकिन संविधान सभा ने बेहतरीन तरीके से विवादों का समाधान किया और एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जिसे सभी समुदाय ने स्वीकार किया। बेशक संविधान सभा में बना रहा, किंतु संविधान सभा ने विवाद उत्पन्न हुआ, किंतु संविधान सभा ने उन विवादों का
तार्किक एवं लोकतांत्रिक समाधान प्रस्तुत करके, हमेशा ध्यान दो, बेशक संविधान सभा में विवाद उत्पन्न हुआ, किंतु संविधान सभा ने उन विवादों का तार्किक एवं लोकतांत्रिक समाधान प्रस्तुत करके एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। आंसर क्लोज। ये अगला क्वेश्चन देखो आप। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखो आप। शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से सुनो इस बात को। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर संविधान सभा में विवाद हुआ। तथा संसदीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल एवं भारतीयों के व्यवहार के अनुरूप माना गया। किंतु कालांतर में संसदीय व्यवस्था को ही विकास में बाधक माना जाने लगा। और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। स्पष्ट करें, इस प्रश्न को देखो आप। इस प्रश्न को देखो आप। शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर संविधान सभा में विवाद हुआ। मतलब शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर संविधान सभा में विवाद हुआ कि संसदीय व्यवस्था को लागू किया जाए या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू किया जाए।
तथा संसदीय व्यवस्था को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल भारतीयों के व्यवहार के अनुरूप माना गया। क्यों माना गया? किंतु कालांतर में देखो, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, प्रश्न का ये सेकेंड पार्ट है। किंतु कालांतर में संसदीय व्यवस्था को विकास में बाधक माने जाने लगा, थर्ड पार्ट है, और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस नहीं लगी, फोर्थ पार्ट है। अर्थात यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा। देखो, आप शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर संविधान सभा में विवाद हुआ, तो विवाद क्यों, किस रूप में? ठीक है, संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल क्यों माना गया? थर्ड, संसदीय व्यवस्था को विकास में बाधक क्यों माना जाने लगा? और जब पुनर्विचार की आवश्यकता हुई तो उसका डायरेक्शन क्या था? यही प्रश्न है। अब जब मतलब यह प्रश्न 4 पैरे में टूट जाएगा, ध्यान देना इस बात को। अब इसका जब आंसर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जब आंसर चलेगा, तो ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले हम यह बताएंगे, शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर संविधान में विवाद हुआ। ध्यान देना इस बात को। मैं इसका आंसर फ्रेम कर रहा हूं, मैं इसका आंसर। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? आप फर्स्ट पैरे में संविधान सभा में व्यवस्था के को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, संविधान सभा में शासन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर विवाद हुआ क्योंकि कुछ सदस्य चाहते थे जिसमें उत्तरदायित्व होता है, परंतु कुछ सदस्य अध्यात्मक व्यवस्था पर क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। यह हमारा फर्स्ट पैरा। विवाद क्यों हुआ? कुछ सदस्यों ने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू करना चाहिए क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व होता है, और कुछ सदस्यों ने कहा प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू करना चाहिए क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। कितनी बातें बस की गई। हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। देखो, हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे, परंतु संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया हमेशा, परंतु संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों लागू किया गया? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया, क्यों लागू किया गया? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल था। फर्स्ट, लोकतांत्रिक भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप था, क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, लोकतंत्र में जन कल्याण प्राथमिक है। लोकतंत्र में जन कल्याण प्राथमिक है।
हमेशा ध्यान दें इस बात को। और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता तभी संभव जब शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व हो। कितनी अच्छी बात है। देखो आप, इसे लागू किया गया, कहा गया कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुरूप है, क्योंकि लोकतंत्र में जन कल्याण प्राथमिक और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता तभी संभव जब शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व हो। नंबर 1। हम नंबर बी की जब बात करेंगे, हमेशा हम नंबर बी की बात करेंगे। भारत में क्या हुआ? सभी प्रशासनिक संस्थाओं का विकास संसदीय व्यवस्था के अनुरूप हो चुका था। सभी प्रशासनिक एवं शासनिक संस्थाओं का विकास संसदीय व्यवस्था का अनुरूप हो चुका था। व्यवस्था के अनुरूप हो चुका था। ध्यान देना, भारत में सभी प्रशासनिक एवं शासनिक संस्थाओं का विकास संसदीय व्यवस्था के अनुरूप हो चुका था, क्योंकि भारत में हमेशा भारत ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटिश गुलामी के दौरान संसदीय व्यवस्था के अनुरूप संसदीय व्यवस्था के अनुरूप शासन का संचालन हुआ। नंबर बी की बात करेंगे। सभी प्रशासनिक एवं शासनिक संस्थाओं का विकास संसदीय व्यवस्था के अनुरूप हो चुका था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश गुलामी के दौरान संसदीय व्यवस्था के अनुरूप शासन का संचालन हुआ। नंबर सी की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। भारतीयों के व्यवहार का अनुरूप माना गया। क्योंकि हमेशा ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों का व्यवहार संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ढल चुका था। अनुरूप ढल चुका था। और एक चीज ध्यान दो, और कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था के अनुरूप मूल्यों का विकास हुआ। मूल्यों का विकास भी संसदीय व्यवस्था के अनुरूप हुआ। ये सेकेंड पैरे में आएगा, परंतु कालांतर में संसदीय व्यवस्था को विकास में बाधक माना जाने लगा। ये अब हम आएंगे थर्ड पैरे में, और थर्ड पैरे में क्या करेंगे हम लोग?
ध्यान देने इस बात को, परंतु कालांतर में संसदीय व्यवस्था को विकास में बाधक माना जाने लगा। क्यों माना जाने लगा? नंबर ए, संसदीय व्यवस्था के कारण सरकार अस्थिर हो गई, और जब सरकार अस्थिर होती है तो नीतियां अस्थिर। और जब नीतियां हमेशा अस्थिर होती है तो नौकरशाही क्या होता है? निष्क्रिय। नौकरशाही निष्क्रिय। हमेशा ध्यान दें इस बात को। और जब सरकार स्थिर होती है तो होता क्या है? लोकप्रिय नीति का निर्माण। और जब लोकप्रिय नीति का निर्माण होगा हम क्रियान्वयन कठिन की बात करें, यह दौर चला था जब गठबंधन की सरकार बनी। स्थायित्व तो नहीं होता है, उत्तरदायित्व तो होता है। आप सोचो, जब सरकार अस्थिर होगी तो नीतियां अस्थिर होगी, नौकरशाही निष्क्रिय होगी। सरकार क्या करेगी? दोबारा चुनाव जीतने के लिए लोकप्रिय नीति का निर्माण करेगी, जिसका क्रियान्वयन क्या होगा? कठिन हो जाएगा। दूसरी बात, कठोर क्या होगा? हमेशा ध्यान दो उस बात को। कठोर आर्थिक निर्णय लेना कठिन। परिणाम तक क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित। कठोर आर्थिक निर्णय लेना कठिन। परिणाम तक क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसलिए आप देखो, ये सारी बातें करने के बाद हम चौथे पैरे में आएंगे और ये बताएंगे पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी। क्यों पुनर्विचार की आवश्यकता? चौथे पैरे में आएंगे हम लोग। और चौथे पैरे में क्या कहेंगे? पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब दो बातें करोगे, पुनर्विचार क्यों और दिशा क्यों। तो दो बात करोगे, क्यों और दिशा क्या होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पुनर्विचार क्यों? ताकि सरकार स्थिर हो, अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास होता रहे। और दिशा क्या होगी? तो संसदीय व्यवस्था की जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करने की बात की गई। यह दौर चल रहा था 96-97 में, जब गठबंधन की सरकारें ज्यादा थीं। तो संसदीय व्यवस्था की जगह कहा गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया जाए। ये बातें की गई। अंत में सारी बातें करने के बाद हम अंतिम पैरे में आएंगे और ये बताएंगे, लेकिन कालांतर में सरकार स्थिर हो गई, क्योंकि किसी एक दल को बहुमत मिला, सरकार स्थिर हो गई। और जब सरकार स्थिर हुई तो फिर क्या हुआ? पुनर्विचार की मांग हमेशा के लिए क्या हो गई? बंद हो गई।
यह आपका निष्कर्ष आएगा अंतिम पैरे में। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर इस तरह चलेगा। थैंक यू।